आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, अब हमारी 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज दोस्तों चालू हो चुकी है। अब आप लोग कहीं ना जाइए, बिल्कुल रोज रात्रि 9 बजे इस क्लास को, इस सेशन को आपको देखना है ना। और अगर आप चाहते हैं 2020 टेस्ट सीरीज में भाग लेना तो बिल्कुल फ्री 2020 टेस्ट सीरीज सप्ताह में 2 दिन करवाई जाती है। एक तो दोस्तों रविवार और दूसरा गुरुवार को, है ना। तो जिन भी साथियों को 2020 टेस्ट सीरीज में भाग लेना है, आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें और बिल्कुल फ्री में दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को आप कर सकते हो। साथ ही दोस्तों एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है जुलाई में। तो जिन भी साथियों को इस नए बैच में एडमिशन लेना है वो अभी से ले लें, कि आपको दोस्तों निचोड़ क्लासें भी उसमें मिल जाएंगी, है ना। और उसमें आपको बहुत सारा मटेरियल अभी से मिलना चालू हो जाएगा। और जुलाई में एक नया बैच स्टार्ट होगा जिसका टारगेट होगा, है ना, परीक्षा तक दोस्तों कंप्लीट कोर्स, है ना, कंप्लीट अपना हिंदी साहित्य अपन एक बार पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। तो जिनको भी लेना है एडमिशन वो ले सकते हैं। और दोस्तों बड़ा ऑफर आ गया आपके लिए, एक बड़ा ऑफर है। और वो ऑफर क्या है आपके लिए? मात्र 1099 में दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। अब आपको 5000, 3000, 12000 एक फीस नहीं भरनी, सिर्फ 1099, 1099 में इस कोर्स में एडमिशन लेकर के आप अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे से ट्रिक से पढ़ सकते हैं, निचोड़ क्लास में, निचोड़ लाइव क्लास में दोस्तों पढ़ सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं, विस्तृत अध्ययन भी मिलेगा, ट्रिक भी मिलेगा। और दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है वो निचोड़ क्लास में पढ़ाया जा रहा है, लाइव क्लास में, है ना। तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है बिल्कुल भी देर ना करें, आज ही ऐप डाउनलोड कर लें सेल्फ स्टडी क्लासेस और जुड़ जाएं और अपनी तैयारी 1 महीने में बहुत अच्छी कर सकते हैं। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों अपनी 1000 प्रश्नों की ये सीरीज यहां पर चालू हो रही है। सभी लोग अगर तैयार हैं तो जल्दी से एक बार लाइक कर दें कि सर एक बड़ा दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लेकर के हम आए हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आए हैं, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सभी लोग लाइक जरूर कर देना। और आज का आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कोणार्क नाटक की रचना किसने की। जल्दी से 4 विकल्प है। कोणार्क नाटक की रचना किसने की, इसका उत्तर आपको चयन करना है। तो सभी साथी चयन करके अपने उत्तर को बताएंगे। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है, बताइए। नांगबोडस ने की है, जगदीश चंद्र माथुर ने, गिरीश कर्नाड, या फिर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? और राइट आंसर सभी लोगों ने बताया है कि सर जो कोणार्क नाटक है कई बार पूछा गया है, इसके रचनाकार अगर आपने पूछा है तब आपका उत्तर चला जाता है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि आपका सी नंबर 3 नंबर आपका राइट आंसर है। वेरी गुड, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? करुणालय, अंधेर नगरी, जानकी मंगल, या फिर एक घूंट। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों में आपको चयन करना है। जब तक मैं आपको बता दूं कि करुणालय आपको पता है ये प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। इसके रचनाकार कौन है? बोले सर इसके रचनाकार तो जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? बोले सर 1889 में, ठीक है। अंधेर नगरी ये भी दोस्तों जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। जानकी मंगल इसके रचनाकार आपको बताना है। एक घूंट आपको पता है ये एकांकी है और इसकी एकांकी के रचनाकार कौन है? तब आपका उत्तर हो जाता फिर से जयशंकर प्रसाद। लेकिन हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है, ये अगर आपसे पूछा जाता है तब आपका उत्तर होता है जानकी मंगल, है ना। जानकी मंगल ये दोस्तों प्रथम अभिनीत नाटक माना जाता है। अब आपको बताना है दोस्तों कि इस जानकी मंगल की रचनाकार कौन है। जल्दी से बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। इसमें भारतेंदु जी ने अभिनय किया था। वेरी गुड, सभी को पता है इस नाटक के रचनाकार कौन है, बताइए कमेंट में। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग नाटक के रचनाकार कौन है? मीराकांत, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, या फिर कुसुम कुमार। नेपथ्य राग किसका है? बहुत बढ़िया आंसर आया है कि सर जानकी मंगल के रचनाकार हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। बहुत बढ़िया।
है ना। जानकी मंगल किसकी रचना है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है और हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक माना जाता है, जिसमें भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया था और लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, आपको पता होगा। और नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो बहुत सारे लोगों ने बताया है कि सर राग की बात करोगे तो राग तो किसने किया है? राग किया, बोले सर मीरा ने। राग किया मीरा ने, तो नेपथ्य राग के रचनाकार कौन हो जाएंगे? मीरा कांत, क्योंकि राग तो मीरा ने किया था, है ना। और मीरा कांत इसका बिल्कुल सही है। अब मीरा का नाम आया है तो मीराबाई के बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं कि मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास। मीराबाई की एक रचना पूछी जाती है राग गोविंद, आपसे पूछी जाती है राग गोविंद के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर होता है मीराबाई। लेकिन यहां पर नेपथ्य राग के रचनाकार पूछा गया और यहां पर राग आया, तो राग तो बोले सर मीरा ने किया है, तो उत्तर भी आपका मीरा और मीरा कांत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है यहां पर दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका समकालीन कहानी का प्रवर्तक कौन है? समकालीन कहानी का प्रवर्तक कौन है? बताइए, समकालीन कहानी का प्रवर्तक किससे माना जाता है? इतना अच्छा क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको बताया है, सभी लोग आंसर बताएंगे। समकालीन कहानी का प्रवर्तक किससे माना जाता है? इतना बढ़िया प्रश्न है। जिन भी साथियों को सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में दोस्तों एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ सकते बहुत अच्छे से। समकालीन कहानी का प्रवर्तक कौन माना जाता है, किससे माना जाता है, ये उत्तर आपको बताना है। और अच्छा क्वेश्चन आया है सभी लोगों का कि सर अगर समकालीन कहानी आप पूछोगे तो आप गंगा प्रसाद बिमल लगाओगे, है ना। समकालीन, समकालीन, है ना, समकालीन गंगा, गंगा वो दोस्तों सम बहती है, बिल्कुल आपने देखा होगा कि जब गंगा उफान में आती है तो बिल्कुल समतल बहती है, सम बहती है गंगा, है ना। तो याद रख लेना, समकालीन कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं, है ना, वो कौन है? गंगा प्रसाद बिमल, यानी कि एक नंबर आपका बिल्कुल सही है। एक नंबर जो आपने बताया बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले जो कथाकार हैं वो कौन है? व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार कौन माने जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार का नाम आपको बताना है ना। 4 विकल्प हैं आपके सामने। पहला है जैनेन्द्र कुमार, दूसरा अमृत राय, रांगे राघव या फिर यशपाल। व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार कौन हैं? और सभी लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर बताया है कि सर अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आप पूछोगे कि व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले जो कवि हैं, जो लेखक हैं, है ना, वो कथाकार हैं, वो है जैनेन्द्र कुमार। कौन है? जैनेन्द्र कुमार, है ना। जैनेन्द्र कुमार के बारे में आपने पढ़ा होगा दोस्तों। एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। और ये व्यक्ति को केंद्र में मानकर इन्होंने कहानी लिखी है दोस्तों, किसने? जैनेन्द्र कुमार ने, ठीक है। तो जैनेन्द्र कुमार के बारे में भी अपन को याद करना है। और अच्छा क्वेश्चन है, एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 6, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों, है ना। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इतना अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज जरूर होंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बताइए। प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर आपको बताना है। कौन सा है प्रथम? बताएं। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो कुछ लोग बता रहे हैं भूले बिसरे चित्र, कुछ लोग बता रहे हैं चित्रलेखा, कुछ लोग बता रहे हैं चाणक्य। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि सर भगवती चरण वर्मा का जो प्रथम उपन्यास माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? बताइए जल्दी से। वो माना जाता है दोस्तों कौन सा? पतन। कौन सा माना जाता है? पतन। कौन सा माना जाता है? पतन, है ना। पतन याद रखना। पतन में यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ए नंबर पतन लगाना है आपको, ठीक है। पतन लगा दिया बहुत सारे लोगों ने, ठीक है।
ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास पतन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तितली है, इरावती है, कंकाल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास आपको बताना है तितली, इरावती, कंकाल। जयशंकर प्रसाद को लगभग सभी लोग जानते हैं और जयशंकर प्रसाद के बारे में इतना भी जानते हैं कि सर जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें तो इन्होंने 3 उपन्यास लिखे। कितने उपन्यास लिखे? 3 उपन्यास लिखे, है ना। तितली लिखा, इरावती लिखा, कंकाल लिखा। लेकिन अगर इनका पहला प्रथम उपन्यास पूछा गया तब आपको उत्तर लगाना है कंकाल। क्या लगाना है? कंकाल इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है। और दोस्तों, है ना, ये अधूरा उपन्यास अगर पूछा जाता कि अधूरा उपन्यास कौन सा है तो अधूरा उपन्यास इनका इरावती माना जाता है। इनका अधूरा उपन्यास इरावती है। प्रथम उपन्यास कौन सा है? कंकाल। बहुत सारे लोगों ने सी लगा दिया, देखो बिल्कुल लाइन लगी सी वालों की, बहुत बढ़िया। प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास पूछा गया, आप लोगों ने सी लगा दिया और सी लगा दिया तो बिल्कुल सही हो गया। बोले सर सी तो सही है, मैंने कहा हाँ सी ही सही है, कंकाल आपका बिल्कुल सही है। बी तो आपको पता है कि इरावती अधूरा उपन्यास है ना। ये दोस्तों तितली भी इनका उपन्यास है। तो ये तीनों उपन्यास आपको याद करना है। नेक्स्ट है हिंदी का पहला आलोचक इनमें से कौन है? हिंदी का पहला आलोचक इनमें से कौन है? इनमें से आपको बताना है पहला आलोचक। भारतेंदु है, बालकृष्ण भट्ट हैं, आचार्य शुक्ल हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनमें से बताना है हिंदी का पहला आलोचक इनमें से कौन माना जाता है? कौन माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 8 और 8 में आपका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी माने जाते हैं। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर। ठीक है, ये जिन्होंने लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है, ये नंबर। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। भारतेंदु हिंदी के प्रथम आलोचक निम्न में से आपको बताना था, है ना। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा? प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा? प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा? दिनकर ने, आज्ञे ने, आचार्य शुक्ल ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा? छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा? दिनकर, आज्ञेय, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी? छायावाद के बारे में आपने बहुत पढ़ा है कि सर छायावाद जो है ना, ये खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। खड़ी बोली का स्वर्ण युग अगर आपसे कभी पूछा जाए तो वो छायावाद है ना। छायावाद दोस्तों आप पढ़ते हो कि सर 1918 से लेकर के 36 तक का जो काल है वो छायावाद का काल है ना। लेकिन छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा, तब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? किसने कहा है प्रगीतों का आंदोलन? शुक्ल फिर से लगा दिया आप लोगों ने, लेकिन उत्तर आपका है छायावाद को चित्रभाषा शैली कहा था रामचंद्र शुक्ल ने, लेकिन प्रगीतों का आंदोलन कहा था दिनकर जी ने। किसने कहा था? दिनकर जी ने। दिनकर यानी कि एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। दिनकर जी ने कहा था, शुक्ल ने तो चित्रभाषा, क्या कहा था? चित्रभाषा शैली, है ना। तो यहां पर आपका दिनकर जी बिल्कुल सही होता है। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा? तो दिनकर जी ने। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? फिर डाउट्स में आओगे आप। 10 का आंसर, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? बताइए। पदम पराग है, बोलती प्रतिभा है, अतीत के चलचित्र है, या फिर स्मृति की रेखाएं? हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? फिर से गलत लगाएंगे बहुत सारे लोग।
देखिए, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र आपसे पूछा गया है ना। ओवर कॉन्फिडेंस वाले उड़ जाएंगे यहां पर, जिनको ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन थोड़ा सा आपको देखना है। यहां पर आपसे रेखा चित्र नहीं पूछा गया, रेखा चित्र संग्रह पूछा गया है ना। तो रेखा चित्र संग्रह, हिंदी का जो प्रथम रेखा चित्र संग्रह माना जाता है वो पद्म पराग माना जाता है दोस्तों। कौन सा? पद्म पराग। और अगर हिंदी का प्रथम रेखा चित्र पूछा जाता तो रेखा चित्र माना जाता है बोलती प्रतिमा। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र बोलती प्रतिमा, और रेखा चित्र संग्रह पूछा गया तो पद्म पराग। ठीक है, याद रखते ना, ये रेखा चित्र संग्रह था पद्म पराग, और बोलती प्रतिमा क्या था? ये रेखा चित्र था। तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र बोलती प्रतिमा, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह पद्म पराग। ठीक है, इसको अपन को पकड़ना है। दोनों प्रश्नों को कंफ्यूज बहुत होते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी नवरत्न की रचयिता कौन है? हिंदी नवरत्न की रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन भी कई बार आया प्रश्न क्रमांक 11 में। बताइए, हिंदी नवरत्न के रचनाकार कौन माने जाते हैं? मिश्रबंधु, भूषण, बृंद कवि या फिर मुबारक? कौन माने जाते हैं हिंदी नवरत्न के रचनाकार? सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दें, अपने इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर दें। और कुछ नए प्रश्नों का समावेश भी है ना। और ये हिंदी नवरत्न की रचयिता आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले, और आपने बताया कि सर हिंदी नवरत्न के रचनाकार तो मिश्रबंधु हैं। बोले मिश्रबंधु कितने भाई थे? 3 भाई थे। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? मिश्रबंधु विनोद लिखा था। मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? बोले सर 4 भागों में प्रकाशित है ना। पहले 3 भाग 1913 में, चौथा भाग 1934 में। फिर मिश्रबंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया? तो 5 कालखंडों में बांटा गया। ठीक है, मिश्रबंधु 3 भाई थे। कौन कौन से भाई थे ये आपको बताना है कमेंट में, है ना। और हिंदी नवरत्न के लेखक भी कौन है? मिश्रबंधु। और मिश्रबंधु विनोद भी इनका एक ग्रंथ है, जिसको भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां पर आ जाओ। भाव विलास किसकी रचना है? भाव विलास किसकी रचना है? भाव विलास किसकी रचना है? बताना है आपको। घनानंद की, देव की, बृंद कवि की या फिर मुबारक की? भाव विलास किसकी रचना है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भाव विलास के रचनाकार कौन है? मैंने कई बार आपको याद भी करवाया है। भाव, क्या करो? भाव, आप जाते हो किसके पास जाते हो दोस्तों? किसके पास जाते हो? टमाटर के पास जाते हो। टमाटर वाले की अपन बोलते टमाटर के भाव देव, देव। तो भाव विलास, भाव देव, तो देव से देव कवि, है ना। देव कवि सही है, वेरी गुड। बी नंबर बिल्कुल पकड़ लिया सभी लोगों ने, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रस का साक्षात अवतार किसे कहा जाता है? रस का साक्षात अवतार किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 13 में रस का साक्षात अवतार किससे कहा जाता है? ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है? ऐसे कितने साथी हैं दोस्तों जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया अपने मित्रों तक? शेयर जरूर कर दें एक बार। और रस का साक्षात अवतार आपको बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाता है कि सर घन बोधा को कहा जाता है क्या, कि घनानंद को? बताएंगे सभी लोग, है ना। और बहुत सारे लोगों ने बताया है कि सर रस के साक्षात अवतार तो घनानंद हैं, है ना, घनानंद हैं। इनकी एक रचना तो याद रखना, इश्क नामा, है ना। बोले सर वो तो पता है, इश्क नामा, है ना। और इश्क नामा बोधा की, इश्क नामा बोधा की, और घनानंद की इश्क लता, है ना। इश्क लता किसकी? घनानंद की। घनानंद की इश्क लता और इश्क नामा बोधा की, ये 2 रचनाएं तो आपको याद करनी ही है ना। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्त जो कि राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, और 5 भाग नहीं, 5 कालखंडों में, 5 कालखंड बताए होंगे, 5 खंडों में 5 खंडों में विभाजित किया गया, 4 भागों में प्रकाशित है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है, ये आपको बताना है। मैथिली चरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है, और उत्तर आपका कौन सा है? भारत भारती, रंग में भंग, साकेत या फिर यशोधरा? और राइट आंसर चला जाता है कि सर मैथिली शरण गुप्त की निम्न में से हमें रचना बतानी थी,
प्रथम रचना कौन सी है? तब आपका उत्तर हो जाएगा रंग में भंग। रंग में भंग ये इनकी मानी जाती है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ था दोस्तों, 1886 में। इनके बाद 1889 में जयशंकर प्रसाद आए थे, है ना। इनका चिरगांव जिला झांसी में हुआ था दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त का, है ना। इनकी भारत भारती 1912 की रचना है दोस्तों, और 1912 की इस रचना के कारण, इस प्रसिद्धि के कारण इन्हें राष्ट्रीय कवि की दोस्तों उपाधि दी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी, है ना। और ये आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यामा के लिए महादेवी को सन 1982 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, सभी से बनेगा, सरल क्वेश्चन है, मलाई क्वेश्चन है, बनेगा सभी से। यामा के लिए महादेवी जी को सन 1982 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी से, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, या फिर दोस्तों व्यास सम्मान? कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया यामा के लिए महादेवी जी को? यामा के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? सभी लोग बताएंगे। 1982 में मिला। एकमात्र ऐसी कवित्री हैं दोस्तों जिनके लिए किसी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हिंदी में, है ना। तो वो कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा है ना। एकमात्र ऐसी कवित्री हैं। और दोस्तों महादेवी वर्मा को सन 1982 में यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि सभी को पता है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार 4 रचनाओं के लिए मिला था दोस्तों। 1968 में सबसे पहले चिदंबरा के लिए, है ना, पंत को, और 1972 में दोस्तों उर्वशी के लिए दिनकर को, 1978 में दोस्तों, है ना, कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञे को, और 1982 में मिला था किसको? 1982 में यामा के लिए महादेवी वर्मा को, जो कि सभी को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, किसे माना है? प्रश्न क्रमांक 16। एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग लाइक जरूर करते रहिए, है ना। अपने मित्रों तक एक बार शेयर कर दें, और ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों अपन को बार बार पढ़ना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किससे माना है? मौलिक कहानी किससे माना है? दुलाई बाली के लिए, 11 वर्ष के समय, इंदुमती, या फिर एक टोकरी भर मिट्टी के लिए? ये 4 विकल्प हैं, है ना। दुलाई बाली दोस्तों बंग महिला की है, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की है, इंदुमती किशोरीलाल की है, और एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है। ये अलग अलग कहानियां हैं सभी की, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? तब आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया, बोले सर इंदुमती को। इंदुमती को, यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, इंदुमती। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं तो कौन है? ये 4 विकल्प हैं। मनोविश्लेषणवादी कहानीकार कौन माने जाते हैं? ईलाचंद जोशी, चतुर्सेन शास्त्री, बेचन शर्मा उग्र, उपेंद्र नाथ अस्क, है ना। यहां से क्वेश्चन बनता ही है दोस्तों, मनोविश्लेषणवादी कहानीकार, उपन्यासकार, तो बताना है आपको, फटाफट से बताना है। जब तक मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि मनोविश्लेषणवाद में आपको जैनेन्द्र कुमार का नाम आएगा, यहां से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। डॉक्टर देवराज का नाम आएगा मनोविश्लेषणवादी में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अज्ञे का नाम भी आएगा मनोविश्लेषणवादी में। उसके बाद मनोविश्लेषणवादी में दोस्तों ईलाचंद्र जोशी का नाम आएगा, जो कि आपने बिल्कुल सही बता दिया। तो ये 4 तो आपको रट लेना है, इन चारों को। मनोविश्लेषणवादी कहानीकार कौन है? तब आपका उत्तर है ईलाचंद्र जोशी, है ना। और जैनेन्द्र कुमार भी इसके अंतर्गत आते हैं, डॉक्टर देवराज आते मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार में, अज्ञे भी आते, ईलाचंद्र जोशी आते हैं। तो इनको अपन को भूलना नहीं है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बताना है, व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार कौन है? ये क्वेश्चन फिर से डबल हुआ है, फिर से बता दो जो नए साथी हैं। व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले जो कथाकार हैं वो कौन है? प्रश्न क्रमांक 18 में बताइए। जिनने पढ़ा है वो तो बन जाएगा उनसे। व्यक्ति को केंद्र मानकर किसने, कौन सा ऐसा कथाकार है दोस्तों, ये बताना है। सभी लोग बताएं, प्रश्न क्रमांक 18 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले जो कथाकार हैं वो कथाकार कौन है? आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, और आपका राइट आंसर सीधा सीधा जाता है, उत्तर चला जाता है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार, यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है, 3 नंबर आपका राइट आंसर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है? आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है?
बताइए। आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? 4 विकल्प हैं, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है? और बताइए, आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है ना? तो बहुत सारे लोग डाउट्स में आए, लेकिन बहुत बढ़िया, अधिकांश लोगों ने उत्तर सही बताया है कि सर आख्यायिका शैली का जो प्रथम उपन्यास है वो प्रथम उपन्यास है श्यामा स्वप्न। कौन सा है? श्यामा स्वप्न। अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि श्यामा स्वप्न की रचनाकार कौन है? श्यामा स्वप्न के रचनाकार कौन है? ये आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास माना जाता है, इसके रचनाकार कौन है? जल्दी से कमेंट में लिखो, उत्तर क्या हो जाएगा? देखते हैं किस किस से बनता है। वैसे बहुत सही आंसर बताया सभी लोगों ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास आपको बताना है, प्रश्न क्रमांक 20 हिंदी का। बहुत बढ़िया, राममूरत जी, ठाकुर जगमोहन सिंह है ना का उपन्यास है श्यामा स्वप्न, और श्यामा स्वप्न आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास आपको बताना है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें। और दोस्तों, निचोड़ क्लासें चल रही हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में क्या महत्वपूर्ण है, भक्ति काल में क्या महत्वपूर्ण है, रीति काल में क्या महत्वपूर्ण है, आधुनिक काल में क्या महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें क्लासें चल रही हैं। महत्वपूर्ण चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, तो उस क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना अध्ययन बहुत अच्छे से बना सकते हैं। मात्र 1099 में दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ऑफर है आपके लिए, और ये ऑफर भी सीमित समय के लिए है। तो जिन भी साथियों को अवसर का लाभ लेना है, अवसर का लाभ ले सकते हैं। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास पूछा गया, तब आपका उत्तर चला जाता है मेला आंचल। और मेला आंचल के रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे मेला आंचल के रचनाकार कौन है, और सभी लोगों ने बता दिया है फणीश्वरनाथ रेणु, वेरी गुड। ये हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसको आपको नकारना नहीं है ना। सानेट रचना के लिए प्रसिद्ध है, सानेट लेखन के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन प्रसिद्ध है? नागार्जुन प्रसिद्ध है क्या? त्रिलोचन प्रसिद्ध है क्या? निराला है या फिर प्रसाद हैं? सोनेट रचना के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? सोनेट लेखन के लिए कौन प्रसिद्ध माने जाते हैं, ये आपको बताना है। नागार्जुन, त्रिलोचन, निराला या फिर प्रसाद? राइट आंसर आपको चयन करना है, बताइए। और बहुत बढ़िया आंसर आया है कि सर सोनेट लेखन के लिए जो माने जाते हैं, क्वेश्चन तो आता ही है, हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, है ना। और उत्तर आपने बता दिया है कि सर सोनेट रचना के लिए जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है कौन? त्रिलोचन। एक क्वेश्चन और त्रिलोचन से बनता है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है आपसे पूछा जाएगा, जल्दी से कमेंट में लिखो। सोनेट रचना के लिए जाने जाते त्रिलोचन, लेकिन त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है कमेंट में आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ना। बिल्कुल सही आंसर है कि सर वासुदेव सिंह, वासुदेव सिंह त्रिलोचन का वास्तविक नाम है। सोनेट लेखन के लिए जाने जाते हैं त्रिलोचन, है ना। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर सभी लोग बताना है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा बताइए। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि, एक अच्छा प्रश्न और बढ़िया प्रश्न, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। राइट आंसर आपका चला जाता है कि सर कवियों का कवि आपने पूछा है, तो उत्तर लगा देना शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर की एक रचना आपने पढ़ी होगी दोस्तों, है ना, चुका भी नहीं हूं, चुका भी नहीं हूं अभी, है ना, चुका भी नहीं हूं अभी, एक रचना शमशेर बहादुर की आपने पढ़ी है। और कवियों का कवि भी नहीं कहा जाता है, किसको? शमशेर बहादुर को, है ना। कैन का कवि किसे कहा जाता है आपको बताना है। कैन का कवि किसे कहा जाता है कमेंट में लिखना है। कवियों का कवि शमशेर को कहा जाता है, कैन का कवि किसे कहा जाता है आपको बताना है। ठीक है, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ कैन का कवि किसे कहा जाता है। जब तक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, भाषा
हनुमान नाटक के प्रणेता कौन है? हनुमान नाटक के प्रणेता कौन है? एक क्वेश्चन कई बार आया है ना। एक तो दोस्तों अपन पढ़ते हैं रामायण महानाटक, कौन सा पढ़ लेते हैं? रामायण महानाटक। लेकिन दूसरा पढ़ते हैं भाषा हनुमान नाटक, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रख लेना है। और रामायण महानाटक के रचनाकार तो कौन है? प्राणचंद्र चौहान है, प्राणचंद्र चौहान, है ना। और प्राणचंद्र चौहान राम काव्य से संबंधित हैं। कौन से काव्य से संबंधित है? राम काव्य से। क्वेश्चन भी आया, दोनों क्वेश्चन आए हैं। रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है ना। और प्राणचंद्र चौहान है, तो प्राणचंद्र चौहान किस काव्य धारा से संबंधित है? राम काव्य धारा से संबंधित है। लेकिन भाषा हनुमान नाटक, हनुमान जी ने क्या किया? सीना फाड़ा और बोले देख लो हृदय में राम है। हनुमान ने क्या कहा? सीना फाड़ के दिखा दिया, बोले हृदय में कौन है? राम। फोटो देखी होगी आपने हनुमान जी की, है ना। हृदय में कौन है हनुमान के? बोले राम। तो हनुमान से हनुमान नाटक, और हनुमान नाटक हनुमान के हृदय में राम, तो इसके रचनाकार कौन होंगे? हृदय राम। कौन होंगे? हृदय राम। यानी कि एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर जो आपने बताया बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है चरणदास चोर नाटक के लेखक कौन है? चरणदास चोर नाटक के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 24। हबीब तनवीर, शंकर शेष, नांग बोडस या फिर तुलसीदास। चरणदास चोर नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? ये आंसर आपको बताना है ना। और दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न भी है, और ये हमेशा पूछा भी जाता है। चरणदास चोर नाटक के रचनाकार कौन है? तब आपने बिल्कुल सही है। शंकर शेष का दोस्तों आपने पढ़ा होगा एक और द्रोणाचार। एक और द्रोणाचार के रचनाकार कौन है? तो आपने देखा होगा शंकर शेष। लेकिन चरणदास चोर अगर आपसे पूछा गया तो हबीब तनवीर। हबीब तनवीर, यानी कि एक नंबर आपका जो बताया है आपने वो बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? प्रेमचंद की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? दोस्तों आपको पता है ना, बताइए किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी प्रेमचंद जी की पहली कहानी? इंदु, हंस, सरस्वती या फिर सुदर्शन? ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपके लिए, तो इसके लिए भी अपन को तैयार रहना है। जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में दोस्तों एडमिशन नहीं लिया, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में एडमिशन जरूर ले लें, है ना। जिनको भी अध्ययन करना है दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। और यहां पर प्रेमचंद की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो आपका राइट आंसर है इंदु में हुई क्या, हंस में हुई या फिर सरस्वती में हुई, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर बताया है, किसमें हुई थी, है ना। राइट आंसर है दोस्तों सरस्वती। सरस्वती यानी कि आपका जो 3 नंबर है, 3 नंबर सी नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर, सरस्वती पत्रिका, ठीक है, ठीक है। ये 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। यहां पर आते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है, तो बताना है आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? सर्वाधिक लोकप्रिय विधा बताना है। यहां पर आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा आपको बताना है। जल्दी से बताएं कौन सा आंसर है, फटाफट से बताना है। और आधुनिक हिंदी साहित्य, उसके बाद अपन देखते हैं और यहां पर आपसे पूछा गया कि आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, यह भी आपको बताना है, ठीक है। है ना। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, और ये जो आपका राइट आंसर है दोस्तों कहानी, ये आपका 1 नंबर हो जाएगा। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय कहानी कौन सी है?
लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो कहानी। ठीक है, इसमें आप डाउट्स नहीं रहना। इनकी दोस्तों जो प्रेमचंद की पहली कहानी सौत, सौत भी मानी जाती है, सौत, तो सौत दोस्तों इस सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, है ना, सौत, इसमें डाउट्स में नहीं रहना। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं, यहां पर प्रेमचंद नाम से इनकी दोस्तों जमाना पत्रिका में हुई थी। बाकी इनकी जो सौत कहानी थी, सौत, वो हुई थी किसमें? सरस्वती में। ठीक है, यहां पर देहाती दुनिया किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। देहाती दुनिया किस विधा की रचना है? कहानी, कविता, ये भी आपको बताना है। बताइए, देहाती दुनिया किस विधा की रचना है? कमेंट में आपको लिखना है। वीडियो सभी को लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, देहाती दुनिया किस विधा की रचना है? देहाती दुनिया, और देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है, यह भी आपको बताना है। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है और देहाती दुनिया किस विधा की रचना है, यह भी आपको बताना है ना। राइट आंसर है कि सर देहाती दुनिया ये क्या है? बहुत बढ़िया आंसर। बोले सर ये उपन्यास है, वेरी गुड। लेकिन ये देहाती दुनिया जो उपन्यास है, ये किसका उपन्यास है? बताइए, किसका उपन्यास है, ये भी आपको बताना है। बहुत बढ़िया, शिव पूजन सहाय। किसका उपन्यास है दोस्तों? शिव पूजन सहाय का, जो बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस उपन्यास में अज्ञेय का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है? अज्ञेय का, इतना खतरनाक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस उपन्यास में अज्ञेय का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है। खतरनाक बिल्कुल नहीं है, लेकिन दोस्तों आपसे पूछा गया है व्यक्तिवादी जीवन दर्शन बताना है। व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है तो किसमें हुआ है? शेखर एक जीवनी में, अपने अपने अजनबी, नदी के दीप, या फिर इनमें से कोई नहीं? चयन करिए सभी लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करना है। और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो जल्दी से ऐप डाउनलोड जरूर कर लें। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लें दोस्तों, है ना। और यहां पर बहुत सारे लोग उत्तर बता रहे हैं कि किस उपन्यास में अज्ञेय का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है, वो आपको बताना है। उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताएं। और बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोग बताएं। शेखर एक जीवनी सही है या फिर नदी के दीप सही है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर आपको डाउनलोड करना है दोस्तों, और अपने मित्रों तक एक बार शेयर जरूर करना है। जितने भी हमारे मित्र हैं वो जरूर शेयर करें, है ना। और राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों आपका नदी के दीप, है ना। यानी कि आपका जो 3 नंबर है व्यक्तिवादी जीवन दर्शन आपसे पूछा गया, तो उत्तर आपका सी नंबर चला जाएगा। सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है, बताएं। हरिवंश राय बच्चन को सभी लोग जानते हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? और हरिवंश राय बच्चन से दोस्तों 1-2 क्वेश्चन और हम आपसे पूछ लेंगे, सभी लोग बताएंगे। बताएं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? 2, है ना, 3, 4 या फिर दोस्तों 5? बताएं। और बिल्कुल सही है कि सर हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है ये 4 भागों में प्रकाशित है। यानी कि आपका जो 3 नंबर है, सी नंबर है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर है।
बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करें। किसी को किसी प्रश्न में अगर डाउट्स लगा हो तो वो जरूर बताएं। ठीक है, 4 आपका बिल्कुल सही हो गया। जिन भी साथियों को दोस्तों एडमिशन लेना है वो एडमिशन लेकर के बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बड़ा ऑफर आया है, ऑफर सीमित समय के लिए है ना, जहां पर आपको विस्तृत अध्ययन, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्यूशन, कहीं आपको डाउट्स लगता है तो ग्रुप में भी आपको डिस्कस के लिए जोड़ा जाता है ना। और दोस्तों ट्रैक, निचोड़ क्लास, निचोड़ लाइव क्लासें भी यहां पर स्टेट हैं। ठीक है, और इस प्रकार से दोस्तों है ना, बहुत बढ़िया अध्ययन आपको करना है। वीडियो को लाइक शेयर करना है और लगे रहो, बिल्कुल लगे रहो, है ना, बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ था, है ना, वेरी गुड। तो जिनको भी दोस्तों एडमिशन लेना है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में एडमिशन जरूर ले लें, है ना, और अपना अध्ययन बहुत अच्छे से करें। और दोस्तों यहां पर आपको पता है कि 2020 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है सभी के लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। तो जिनको फ्री वाली टेस्ट सीरीज लगाना है वो फ्री वाली टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। सप्ताह में 2 दिन होती है, एक तो रविवार और गुरुवार को होती है 2020 टेस्ट सीरीज। जिनको एडमिशन लेना है, अभी निचोड़ क्लासें चल रही हिंदी साहित्य की, बोले सर निचोड़ क्लासें क्या होती हैं? तो निचोड़ क्लासें ऐसी कि आदि काल में क्या महत्वपूर्ण है, भक्ति काल में क्या महत्वपूर्ण है, रीति काल में क्या महत्वपूर्ण है, वो चीजें अभी आपको पढ़ाई जा रही हैं। तो उसमें आप एडमिशन लोगे, है ना, जैसे ही वो खत्म हो गए नया बैच शुरुआत से आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको कर दिया जाएगा, है ना। तो जिनको भी करना है शुरू से पढ़ना है और दोस्तों निचोड़ क्लास में भी पढ़ना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पूछा जाता है, वो पढ़ना है तो वो आज ही एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। राम मूरत जी, ओम जी, बीनू, श्याम पंडित जी, पूनम जी, कमला, श्वेता, रेसू जी, सरिता, अजित कुमार जी, बिल्कुल ठीक है, लोकेश जी, तनु जी, आयुष जी, रीता, संजय पाठक जी, ओम देव जी, है ना, अनीता जी, पूनम, नीतू जी, बिल्कुल सही, दिनेश जी और रामदयाल, लवली जी, दिनेश चंद्र जी, धन्यवाद सभी साथियों को। विजय लक्ष्मी, प्रीति जी, सोनू जी, रेखा जी, गीतिका, नीतू जी, बहुत बढ़िया, है ना, अर्शदीप, देवेंद्र जी, शैलेश जी, उदय यादव, सोनिया, दारसू, मधु जी, नवदीप, राजेश जी, आयुष जी, उर्वशी, प्रीति जी, कल्पना, तनु जी, है ना, बिल्कुल, नंदलाल जी, कमला, हरिओम, ममता जी, सीमा पाल जी, अनिल कुमार जी, ठीक है, दिनेश जी, मुकेश, मोहित जी, मनीषा गिल जी, OMI जी, ओमी जी, बिल्कुल, हरिओम, रीना यादव जी, बिल्कुल बिल्कुल, राजकुमार जी, कार्तिक जी, दिनेश जी, अनीता यादव, तनु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद। विद्यावती, मीनाक्षी, संतोष, सोनू कुमार जी, दारसू, मनीषा जी, सरिता पांडे जी, वेरी गुड, राजेश यादव, जया जी और रंजना, पवन, बिंदु, राजेश, ठीक है, सचिता जी, ममता, रीता जी, सभी साथियों को पुनः पुनः धन्यवाद। शोभानाथ जी, मास्टर दिगम जी, सभी साथी जिनको भी एडमिशन लेना है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस आज ही ऐप डाउनलोड कर लें और एडमिशन लेकर के दोस्तों अपनी तैयारी 1 महीने में भी बहुत अच्छी बना सकते हैं, है ना। अभी कुछ भी नहीं गया है और पढ़ते रहें, लोगों को दोस्तों शेयर करते रहें और अध्ययन करते रहें। ठीक है, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।